पाठ 3 फुसफुसाहट। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे, रघु और राजू। दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों को उससे बड़ी अपेक्षाएं थीं। लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। पढ़ाई लिखाई समाप्त करके राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। रघु अपने गांव में ही सीधे सादे ढंग से रहता रहा। वह अपने बाप दादा की जमीन में खेती बाड़ी का काम देखता था। गांव के लोग उसे जानते पहचानते थे और सब उसे बहुत चाहते थे। कई वर्ष बीत गए। इस बीच रघु और राजू को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर न मिला। एक दिन रघु ने सुना कि राजू की चतुराई से राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु यह समाचार सुनकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि राजू बेईमान है। एक दिन रघु अपने गांव के एक उत्सव के लिए सामान खरीदने शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को प्यास लगी थी। पास ही एक बड़ा सा भवन दिखा तो वह उसके अंदर घुसा। उसने वहां के एक नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आ गया। रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोल पड़ा, रघु, तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। रघु राजू को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी। वह इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु, तुम कैसे दरिद्र दिखाई दे रहे हो और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। अब जरा मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ ना। जरा मेरे कपड़े भी देखो, एक नजर मेरे महल पर भी डालो। आज मैं जो कुछ बना हूँ वह सब अपनी खूबियों के कारण ही तो बना हूँ। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू। रघु ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, किंतु मैं खुश हूँ। जहाँ तक मेरे बुद्धू होने की बात है, तो तुम जानते हो कि यह बात कितनी सच है। मैं चाहता तो तुम्हारे जैसा धनवान बन सकता था, पर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। पैसों के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। राजू ने चीख कर कहा, बंद करो यह बकवास। तुम इतने ही योग्य हो तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो? मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यह तुम्हारा घर है, वरना कभी ना आता। रघु ने जवाब दिया, पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। रघु को भी क्रोध आ गया। वह बोला, राजू, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुमने अकारण ही मेरा अपमान किया है। देखना, इसका नतीजा बुरा होगा। इतना कहकर रघु वहां से चल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था कि एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से प्रतिदिन आपको सोने की 50 मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे प्रतिदिन अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट तक अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट की फुसफुसाहट सुनने के लिए 50 मोहरें मिलें तो बुरा क्या है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा था। एक अजनबी लोगों को धक्का देते हुए राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है। खिली खिली धूप है और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं तैर रहा है। फुसफुसाते हुए अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डालीं और चलता बना।
यह देखकर राजू की हालत बुरी हो गई। दरबार से निकलकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे और बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे? अजनबी जानता था कि राजू उससे सवाल पूछेगा। यह अजनबी और कोई नहीं, बदले हुए वेश में रघु ही था। रघु ने कहा, आप मुझे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हैं जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता? यह सुनकर राजू की घबराहट बढ़ गई। उसने घुटने टेक कर रघु के कदमों में 100 मोहरें रखीं और गिड़गिड़ाकर कहा, शाम को मैं आपको इतनी ही मोहरें और दूंगा। कृपया मुझे यह रहस्य बता दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की, फिर थोड़ी देर बाद और खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है। कई लोगों ने आपके विरुद्ध राजा से शिकायत की है। महाराज ने उसकी जांच करने के लिए मुझसे कहा है। राजू ने बड़ी अधीरता से पूछा, महोदय, आपने राजा से आज इस बारे में क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूँ, रघु ने जवाब दिया। राजू ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाप्रभु, मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 मोहरें दूंगा। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखेंगे इस मामले में क्या हो सकता है। दूसरे दिन रघु फिर राजा के दरबार में पहुंचा और उसी प्रकार उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आज सुबह तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की भांति कई बार राजू की ओर देखा। अजनबी की अटपटी बातें सुनकर राजा मुस्कुराया। इन बेमतलब की बातों को सुनने के बदले राजा को 50 मोहरें मिल जाती थीं, इसलिए वह प्रसन्न था। अब तो राजू की वही दशा थी जैसे जाल में फंसी मछली की होती है। रघु से मिलने पर उसे पता चला कि राजा इस बात से संतुष्ट था कि उसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया था। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और सोने की 1000 मोहरें दी। तीसरे दिन रघु राजा के कान में कोहरे और बूंदाबांदी की बात फुसफुसाने लगा। इस बीच वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस प्रकार रघु को सोने की 1000 मोहरें और मिल गईं। यह क्रम चलता रहा। रघु प्रतिदिन दरबार में आकर एक के बाद एक सभी मंत्रियों को इसी प्रकार घबराहट में डालता गया। इसी बीच प्रतिदिन राजा को दी जाने वाली 50 मोहरों के बदले अब तक रघु ने कई हजार मोहरें इकट्ठी कर ली थीं। एक दिन राजा का दरबार लगा था। उसमें दरबारी, मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इतने दिनों से मैं आपके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाता आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको यह थैला भेंट करने आया हूँ। यह कहकर उसने रेशम का एक थैला राजा के सामने रख दिया। थैले में भरी सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों को मधुर संगीत जैसी लगी। वह मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी। अपनी बात समझाकर कहो, राजा ने अजनबी से कहा। जो कुछ हुआ था रघु ने सब साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की ओर इशारा करके बोला, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान हैं। यदि प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते तो इतने घबरा न जाते। अजनबी की बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी गण अपने अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे सब भ्रष्टाचारी हैं। उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से वे हर समय घबराए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी, वह रेत के घरौंदे की तरह ढह गईं। वे सब गिरफ्तार कर लिए गए। राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। कुछ ही दिनों में रघु के परामर्श से मंत्रियों के रिक्त पदों पर मेहनती और ईमानदार व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर और सुचारू रूप से चलने लगा।